Hello everyone, welcome to the new class of biology. I hope you all are fine and healthy at your houses along with your family members. Stay safe at your homes and tell your family members about your responsibility as well as the consequences if you break this uh, chain of staying at your house, being quarantined. The previous class we discussed how a pollen grain is formed and what is actually a microspore or what is a microsporogenesis. We all discussed about that. Now we'll discuss the continuation. We will go for the continuation of how a pollen grain looks like or what are the main things or processes that a pollen grain does. See, there are many persons. Before that, there is a figure you have to draw 2.5b. So you must draw that figure, and also you must draw the diagram just in between in the discussion of pollen grains. So pollen grains are, some people actually in some areas, in some European countries mainly, जो कुछ लोग रहते हैं वो पोलन ग्रेन से एलर्जिक होते हैं. हमारे कंट्री में भी है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में बहुत ज़्यादा लोग एलर्जिक रहते हैं पोलन ग्रेन से. एक स्पेशल एग्जांपल बता देते हैं. पार्थेनियम, जैसे कैरेट ग्रास भी रहता है, छोटा सा घास जैसा स्ट्रक्चर रहता है, वो उसमें से जो पोलन ग्रेन्स निकलता है वो बहुत ज़्यादा एलर्जी क्रिएट करता है. ऐसा ये जो एलर्जी है ये ब्रोंकाइटिस, एस्थमा जैसे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है. ओके, but on the other side, if we think, pollen grains also has some positive thing side also. Pollen grains have a rich element of nutrients present in them, so it can be mainly used in the foods as a food supplement. और उसको यूज़ भी किया जाता है आज के ज़माने में. जो एथलीट्स रहते हैं, जो रेस एथलीट्स रहते हैं, और जो हॉर्स में यूज़ होने वाले रेसेस हॉर्स जो जो रेस में यूज़ होने वाले जो हॉर्सेस रहते हैं उनको भी ये सप्लीमेंट के रूप में पोलन ग्रेन्स को खाने के रूप में दिया जाता है, बिकॉज ये अच्छी खासी एनर्जी देती है. ओके, और जो एलर्जिक रहते हैं उनको तो दूसरा तरीका मतलब दूसरी प्रोसेस यूज़ करनी पड़ेगी अपने एंडोरेंस और एनर्जी वगैरह को बढ़ाने के लिए. राइट. पोलन ग्रेन्स की खासियत रहती है कि ये फर्टिलाइजेशन के लिए स्टिग्मा की तरफ जाएगा ही जाएगा, बिकॉज स्टिग्मा की तरफ जाने के बाद ही तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा. लेकिन जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन में चला जाएगा तो पोलन ग्रेन्स फर्टिलाइजेशन के बाद, मतलब फर्टिलाइजेशन में आने के बाद जैसे ही पोलन ग्रेन्स एंथर से निकल जाएंगे, उसकी वायबिलिटी धीरे धीरे करके नष्ट होने लग जाएगी. मतलब उसके फर्टिलाइजेशन के होने के चांसेस धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे. सो कुछ प्लांट्स कैटेगरी है जिसमें ये कितने टाइम तक या फिर कितने हावर्स तक या टाइम तक रह सकता है वो बताने वाले कुछ प्लांट ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट कैटेगरी है. वो एक बार देख लेते हैं कौन से हैं. तो जो प्लांट कैटेगरी मेनली यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो सेरियल्स होते हैं वो एक्चुअली डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट वाइबिलिटी पीरियड है. सेरियल्स, राइस, व्हीट जैसे जो चावल कैटेगरी में आने वाले, जो दाने वाली कैटेगरी में आने वाले, सेरियल्स कैटेगरी में आने वाले हैं, उनके केस में पोलन ग्रेन्स की जो वाइबिलिटी रहती है वो 30 मिनट से रहते हैं. मतलब पोलन ग्रेन सिर्फ 23 मिनट तक अपना फर्टिलाइजेशन के लिए सक्षम रह सकता है. उसके बाद अगर देखा जाए तो रोज फैमिली में आने वाले जितने भी प्लांट्स हैं, सोलेनेसी फैमिली में आने वाले, पोटैटो फैमिली में आने वाले सारे प्लांट्स, लेगुमिनस फैमिली में मतलब बीन या पी फैमिली में आने वाले प्लांट्स, इनकी खासियत है कि वो अपने पोलन ग्रेन्स को फर्टिलाइजेशन के लिए मंथ्स तक वाइबल रहता है. अब वाइबिलिटी को मंथ्स तक रखना या सालों तक रखना बहुत मुश्किल वाली बात है आर्टिफिशियली, लेकिन नेचुरली रखना बहुत मुश्किल वाली बात है. लेकिन आर्टिफिशियली इंसानों के द्वारा इसको आसानी से किया जा सकता है. कैसे?
पोलन ग्रेन्स को हम लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर रखें स्टोर करके, तो ये सालों तक हम इसको उसके अंदर रख सकते हैं, उसकी वाइबिलिटी को नष्ट किए बिना रखा जा सकता है। तो उसके लिए पोलन बैंक्स मौजूद हैं जो क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए यूज़ किया जाता है, और इसकी खासियत यही है कि ये यहाँ पर वाइबिलिटी को नष्ट हुए बिना रोक लेता है। ओके, तो ये था कंप्लीट मेल गैमेट या फिर एंड्रीशियम के बारे में। कंप्लीट जो भी हमने पढ़ा था, पोलन ग्रेन्स, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम, ये सारा का सारा हो गया हमारा किसके बारे में, अपने एंड्रीशियम या मेल गैमेट के बारे में। अब हम बात करेंगे थोड़ा फीमेल गैमेट के बारे में या फिर गाइनीशियम के बारे में। ओके, तो बेसिक्स तो आप जानते ही होंगे। गाइनीशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसमें पिस्टिल्स मौजूद रहते हैं। एक पिस्टिल वाला अगर प्लांट है तो मोनोकार्पलरी होगा, एक से ज़्यादा पिस्टिल वाला प्लांट है तो मल्टी कार्पलरी होगा। एक से ज़्यादा पिस्टिल वाले प्लांट्स के केस में पिस्टिल्स सारे, ये जो ये जो कार्पल है वो सारे क्लब हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, जिसको हम सिन कार्पस कहते हैं, SYN। और जो सिंगल रहते हैं कार्पल या फिर पिस्टिल, उसको हम एपोकार्पस रहते हैं। छोटे क्लासेस में, मतलब 11th में, नॉट छोटे क्लासेस, सॉरी, 11th में तो आपने पढ़ा ही होगा इसके बारे में, सिन कार्पस, एपोकार्पस, मल्टी कार्पलरी, मोनोकार्पलरी वगैरह। ओके, सो विच एवर पिस्टिल वी टेक of whichever plant or whichever carpel, pistil को ही carpel कहते हैं, there are 3 main parts for any pistil, right? Stigma, style and ovary. There are 3 main parts of any type of pistil you take. कोई भी पिस्टिल ले लो, किसी भी प्लांट का ले लो, उसमें 3 पार्ट्स तो रहेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है पोलन ग्रेन के लिए, पोलन ग्रेन आकर वहीं पर ही जाके चिपक जाता है स्टिग्मा पर। स्टाइल एक लॉन्ग लेंथी पार्ट रहता है जो स्टिग्मा के नीचे मौजूद रहता है। और लास्ट में रहता है ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी वो बल्ज्ड पार्ट, बाहर निकला हुआ फुला हुआ पार्ट जो नीचे की तरफ मौजूद रहता है, जहाँ पर ओवेरियन कैविटी लोक्यूल मौजूद रहता है, जिसमें प्लेजेंटा की मौजूदगी रहती है। और यही प्लेजेंटा कंटिन्यूस में ओव्यूल की मौजूदगी देता है, जहाँ पर अपनी जो मेन अपना जो फीमेल गैमेट है ओव्यूल वो मौजूद रहता है। मेगास्पोरेंजिया मौजूद रहता है। मेगास्पोरेंजिया के बारे में आगे पढ़ेंगे। मेगास्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया अपन ने देखा था। माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करता है। क्या है माइक्रोस्पोर? पोलन ग्रेन। तो डेफिनेटली मेगास्पोरेंजिया प्रोड्यूस करेगा। मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल्स से प्रोड्यूस किया जाता है, तो डेफिनेटली वहाँ पर से मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। मेगास्पोर्स क्या हो सकते हैं? जो फीमेल गैमेट, फीमेल रिप्रोडक्टिव चीज़ है, ओव्यूल्स मेनली। ओके, तो इसमें कुछ डायग्राम है, 2 डायग्राम्स आएंगे इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करने के बाद, बना लेना। फिगर 2.7A और D। ओके, ठीक। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेगास्पोरेंजियम और वो कैसे डेवलप होता है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इट इज़ एक्चुअली इन्वर्टेड टाइप ऑफ ओव्यूल, मतलब जो ओव्यूल है उसका इन्वर्टेड टाइप, मतलब उल्टा रखा गया ओव्यूल। समझने में आसानी रहेगी इसलिए इसका इन्वर्टेड रखा गया इवन इन टेक्स्ट बुक, क्योंकि सीधे रखने में थोड़ा कंफ्यूजन होगा पढ़ने में। इन्वर्टेड टाइप ऑफ ओव्यूल का है यहाँ पर। आप चाहे तो सीधे रखकर भी डायग्राम्स बना सकते हो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये रहेगा, सीधा रखकर, मतलब ये जो पार्ट है इसको उल्टा रखकर पूरा सीधा रख के अगर आप बनाओ तो ये जो पार्ट्स है ये ऊपर नीचे नहीं हो जाए। ठीक है, वो ध्यान में रख लेना। आप डायग्राम कैसे भी बना सकते हो, क्योंकि इसके बाद में जो टॉपिक्स है उसमें इसी चीज़ को उल्टा रखकर आगे वाले डायग्राम्स में आ रहे हैं, तो वो आप इसे उल्टा रखकर भी बना सकते हो। ओके, तो ये एक ओव्यूल का डायग्राम है। ये जो है जस्ट अ मिनट, ओके, सॉरी फॉर द इंटरफ्रेंस। हाँ, तो ये जो चीज़ है इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे किस तरीके से अरेंज है। सी, ये जो लॉन्ग स्टैक जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्ट्रक्चर, इसको फ्यूनिकल कहते हैं। और ये डायरेक्ट ओव्यूल से अटैच, मतलब डायरेक्ट प्लाजेंटा से
अटैच रहता है। ये पूरे का पूरा ओव्यूल एक तरह से प्लेसेंटा से अटैच रहता है और ये अटैच किया गया हिस्सा डायरेक्ट जाके फ्यूज होगा हाइलम की तरफ। ये वाला डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, आप वो डायग्राम बनाने ला वो भी बना लेना। वैसे मैंने ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये बना के दिया। ये हाइलम से कनेक्टेड है, हाइलम से फ्यूज किया गया स्ट्रक्चर है फ्यूनिकल। यानी कि एक तरह से देखा जाए ये जो हाइलम है ये अपने फ्यूनिकल का और अपने इस ओव्यूल का एक जंक्शन कह सकते हैं। मतलब फ्यूनिकल और अपने ओव्यूल को कनेक्ट करने वाला एक चीज़ मेनली ये हाइलम होता है। ठीक है। अपने इस ओव्यूल को दो लेयर जैसे एनवलप जैसे स्ट्रक्चर्स कवर करके रखते हैं, उनको हम कहते हैं इंटेगुमेंट। ठीक है, हम उसे कहते हैं इंटेगुमेंट। एक होता है बाहर वाला इंटेगुमेंट, दूसरा होता है अंदर वाला इंटेगुमेंट। ओके, वन इज द इनर, ये वाला अंदर वाला इनर इंटेगुमेंट, अनदर वन इज द आउटर इंटेगुमेंट। ठीक है, लेकिन मैंने कहा ये जो इंटेगुमेंट है वो हमने हमारे ओव्यूल को कवर करने के लिए मदद करता है, लेकिन यहाँ पर कवरिंग टिप को खोल कर ही किया जाता है। मतलब पूरी तरह से कवर नहीं करते, ऊपर का हिस्सा, सॉरी नीचे का हिस्सा, क्योंकि सीधा रख कर रहेंगे तो ये पार्ट नीचे रहेगा ना, इसलिए हम कहेंगे नीचे का हिस्सा। तो नीचे का हिस्सा खुला हुआ रखेगा, बाकी पूरा जो है कवर करके रखा जाएगा बाय द हेल्प ऑफ इंटेगुमेंट। और ये जो नीचे का जो खुला हुआ हिस्सा है उसे हम कहते हैं माइक्रोपोल, और इस एंड को कहा जाता है माइक्रोपाइल। सॉरी, इस ओपनिंग को कहते हैं माइक्रोपाइल, और ये जो एंड स्ट्रक्चर है उसको कहेंगे हम माइक्रोपाइलार पोल। ओके, इसी माइक्रोपाइलार पोल के ऑपोजिट में मतलब एक एंड पाया जाएगा जिसे हम कहते हैं छलासा। ये ऊपर वाला हिस्सा इसे छलासा कहेंगे, और इस वाले एंड को हम कहेंगे छलाजल पोल। क्या कहेंगे हम? छलाजल पोल। ये उल्टा रखेंगे तो ये वाला एंड ऊपर आएगा, बाकी सारे एंड नीचे आएंगे, ऐसे सोच लेना। ओके, हमारे इंटेगुमेंट्स के अंदर बहुत सारे सेल्स का एक क्लस्टर मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे सेल्स मंडराते हुए नजर आएंगे जिसको कहा जाता है न्यूसेलस। ठीक है, इसको हम कहेंगे न्यूसेलस, और इसी न्यूसेलस के अंदर हमारा फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक मौजूद रहेगा, जिसके अंदर हमारा फीमेल गैमेट मौजूद रहेगा। सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात अगर देखी जाए तो हर ओव्यूल में मेगास्पोर के जरिए, मेगास्पोर आगे बताएंगे, मेगास्पोर के जरिए हर ओव्यूल में सिर्फ एक एम्ब्रियो सैक रहेगा, और यही एक एम्ब्रियो सैक हमें ओव्यूल प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट एन ओव्यूल स्ट्रक्चर। डायग्राम है टेक्स्ट बुक में, बना लेना आप वापस। ओव्यूल स्ट्रक्चर का डायग्राम है। फ्यूनिकल कनेक्टेड है ओव्यूल के साथ, फ्यूनिकल फ्यूज हुआ है हाइलम के साथ, फ्यूनिकल और अपने ओव्यूल का एक जंक्शन है हाइलम। ओव्यूल को कवर किया गया है सिवाय टिप के बाय द हेल्प ऑफ इंटेगुमेंट्स, आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट्स की मदद से। जो ऊपर वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा जो ओपनिंग है, उसे माइक्रोपाइल कहते हैं, उस एंड को माइक्रोपाइलार एंड कहा जाता है, उसके ऑपोजिट एंड को छलासा कहते हैं, और उस पोल को छलाजल पोल के नाम से जाना जाता है। इंटेगुमेंट्स के अंदर बहुत सारे सेल्स मौजूद है जिसे न्यूसेलस कहते हैं, एंड इट इज एक्चुअली कवरिंग द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोसाइट, और सिर्फ एक एम्ब्रियो सैक रहता है इन एवरी सिंगल ओव्यूल। ओके, और ये फॉर्म होता है मेगास्पोर से, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन, तो डेफिनेटली मेगास्पोर से ओव्यूल फॉर्म हुआ। ओके, एक छोटी सी चीज़ और है जिसके बाद हम आगे कल हम इसका डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब तो जेनेसिस का मतलब तो समझ में आ गया होगा, बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, गेमेटोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ समथिंग। मेगास्पोरोजेनेसिस नाम के अंदर है मेगास्पोर का बनना, मेगास्पोर मदर सेल जिसे कहते हैं, मेगास्पोर का बनना, उसे मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये जो मेगास्पोरोजेनेसिस है ये मायोसिस डिवीजन अंडरगो करेगा और मायोसिस के जरिए 4 मेगास्पोर्स बनाएगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी इसी तरीके से
एक माइक्रोस्पोर टेट्रैट बना रहा है, उसमें भी एक डिविजन मौजूद था जिसकी वजह से वो बनाता है ना। एक बार रिवाइज करके देख लेना कि कौन सा टाइप ऑफ डिविजन उसमें था। ओके, एक छोटा सा फिगर है 2.8 a, वो बना लेना। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास. Stay safe and have a nice day. Thank you.